हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। दोस्तों, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके सामने लेकर आई हूँ इसका चैप्टर 10 का पार्ट 3। चैप्टर का नाम है सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन द बॉर्डर एरियाज। दोस्तों, कई सारे हम इंडिया के जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनके बारे में समझ रहे थे। तो हमने लास्ट वाले अपने लेक्चर में इंडो नेपाल के बारे में समझा था। अब हम इसके अंदर से शुरुआत जो कर रहे हैं वो इंडो म्यांमार से समझ रहे हैं। देखिए, इंडो म्यांमार, इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है वो मेन डिमार्केट कब हुआ था, मतलब फिक्स वगैरह ऐसा डिलिमिटेड कब किया गया था? 1967 में एक अग्रीमेंट के तहत जिसे साइन किया था दोनों ही देशों ने, इंडिया और म्यांमार ने। हालांकि बहुत सारी पहले की भी ट्रीटीज हुई थी, बहुत सारे पहले भी एक्ट्स हुए थे, ट्रीटीज हुई थी, जिनकी वजह से जो पोर्शन था बाउंड्री का वो थोड़ा अफेक्ट हुआ और बहुत सारा ऐसा बेसिस बना। क्योंकि डिस्प्यूट होता है ना कि पहले बहुत सारी चीजें होती हैं, तो भाई कहा जाता है कि एक सिंगल चीज कर लो और दोनों लोग बैठ के एक जगह पे एक चीज डिसाइड कर लेते हैं। तो इसके चलते एक प्रॉपर फिक्स चीज को निकालने के लिए एक नया अग्रीमेंट हुआ जो कि 1967 में दोनों ही देशों के बीच में हुआ था। अब दोस्तों, बात यह है कि जो लोकेशन है इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर की, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि भाई ये बहुत मुश्किल से मैनेज होती है। जब हम नॉर्थ ईस्ट का अपना चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने इन दिक्कतों के बारे में आपको बताया था। बाउंड्री की दिक्कत नहीं है, बाउंड्री से हमारा डिस्प्यूट नहीं है, प्रॉपर्ली डिमार्केटेड है कि ये आपका हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा है। लेकिन कुछ और छोटे डिस्प्यूट्स हैं, जैसे कि यहाँ की टेरेन, यहाँ की जो भाई जमीन है, रोड है, वो सब पे जंगली इलाका है, बहुत ज्यादा पानी वगैरह, रिवर वगैरह, जंगल वगैरह, इन वजहों के होने की वजह से ओवरऑल जो डेवलपमेंट है इस एरिया का वो काफी मुश्किल हो जाता है। और जो इंटरनल चीजें हैं इस रीजन की, ठीक है ना, अब जैसे मान लो अपने क्लैन के प्रति इन ट्राइबल पीपल की लॉयल्टी, उसके बाद आपस में ट्राइब्स के बीच में क्लैशेस होते रहते हैं, तो इंटर ट्राइबल क्लैशेस होते हैं, इंसर्जेंसी, तो इन सब का एक वजह ही है, समझ लीजिए। इन सब चीज़ों का फायदा उठाते हैं बिकॉज डेवलपमेंट बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। फिर ट्रांस बॉर्डर एथनिक टाइज, इसके बारे में आपको बताऊंगी, है ना, इधर से इधर, इधर से इधर, जो ये थोड़ा बहुत वीज़ा फ्री एरिया है इसके अंदर वजह, तो ये सब सिक्योरिटी बहुत दिक्कत देती है भारत की। इन सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा इससे ठेस पहुंचती है इन बॉर्डर एरियाज में। दोस्तों, यहाँ पे प्रैक्टिकली कोई भी फिजिकल बैरियर आपको देखने को नहीं मिलेगा इस बॉर्डर में, ना ही यहाँ पे पाकिस्तान की तरह हमारी कोई फेंस लगी हुई है, ठीक है, ऐसा भी कुछ है, ना कोई बॉर्डर आउटपोस्ट लगे हैं। और रोड्स है ताकि भाई, ताकि नहीं कोई रोड्स है ताकि एक एकदम स्ट्रिक्ट विजिल हो सके, देख सके, निगरानी रख सकें कि भाई कोई इधर से इधर कितना आ रहा है, कितना नहीं जा रहा है। और ट्राइब्स के बीच में इतने अच्छे एथनिक टाइज हैं, काफी क्लोज एथनिक टाइज हैं, संबंध है, जैसे कि नागास के बीच में, कुकीज के बीच में, चिन वगैरह के बीच में, जो रहते हैं दोनों ही तरफ बॉर्डर के। तो इससे क्या हो जाता है ना कि जो इंसर्जेंट्स हैं, जो ऐसा वहां पे गंदगी मचा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के इलाके में ना, वो ना छुप जाते हैं, सेफ हेवन के तौर पे यूज करते हैं इस म्यांमार का अपने छुपने छुपाने के लिए। अब देखिए, ये जो म्यांमार है ना भाई, ये जो इसकी बाउंड्री है ये यहाँ पे एज पे है गोल्डन ट्रायंगल के। और गोल्डन ट्रायंगल क्या है, क्रेसेंट क्या है, वो सब आपको मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पे इनलीगल अनरिस्ट्रिक्टेड इन्फ्लो होता है ड्रग्स में, इसी की वजह से इंडिया के अंदर। और आर्म्स की स्मगलिंग, है ना, हथियारों की स्मगलिंग, प्रीशियस स्टोन की स्मगलिंग, चाइनीज मेड्स जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं उनकी स्मगलिंग, ये बहुत तेज इलीगल तरीके से इसी माध्यम से इंडिया में घुस जाती है। बाकी आपने बहुत मूवीज देखी होंगी और चीजें भी देखी होंगी इससे रिलेटेड। इसके अलावा रेड सैंडल्स, एम्फीथेमाइन टाइप स्टूमिनेट, जिसके बारे में हमने आपको समझा रखा है, एटीएस वगैरह क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके अलावा यहाँ पे जो है ग्रोसरी आइटम्स, बाइसिकल पार्ट्स, इन सब को जो है ना वो किया जाता है स्मगल यहाँ से वहां। और ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है इंडिया के लिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक भी होती है, आप ये समझ लीजिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है। जिससे क्या होता है ना, और ये छोटी मोटी बात नहीं है ह्यूमन ट्रैफिकिंग होना, ये बहुत तेजी में जो है यहाँ इन एरियाज में देखने को मिलती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसके अलावा मैंने इसे बताया कि जो 16 किलोमीटर का ये जो बॉर्डर है ना, जिसमें विदाउट पासपोर्ट आप जा सकते हो, वीजा फ्री है,
है ना, जो है जिसे हम लोग कहते हैं ना, इसे कहते हैं फ्री मूवमेंट रिजाइम, इसकी वजह से भी स्मगलिंग बहुत बढ़ती है। देखिए, ये तो हमारे देश की सरकार ने किया था, किस लिए किया था? इसलिए किया था कि भाई दोनों ही तरफ जो ये ट्राइब रहती है उसको दिक्कत ना हो, हाँ, कोई परेशानी ना हो। लेकिन यहाँ पे इसका फायदा उठाते हैं इंसर्जेंट्स। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये सब है ना। ये एटीएस भी समझ लीजिए एक तरीके से एक जो है वही है आपके ड्रग्स होते हैं, है ना, आपके जो साइको स्टिमुलेंट्स होते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। खैर बहरहाल, ये पिल्स में भी और पाउडर वगैरह में भी अवेलेबल होते हैं। थोड़ा जिनको नहीं पता था उनको बता दूं, है ना, नहीं तो कहेंगे कि अरे मैम आपने जो है मुझे एक्सप्लेन नहीं करा, समझ नहीं आया था मुझे। खैर खैर जो भी बात है। अच्छा, एक चीज और, रेड सैंडल्स जो मैंने आपको बोला था, रेड सैंडल्स भी आपको बता दूं क्या होता है। देखो भैया, रेड सैंडल्स तो ये एक तरीके की प्लांट लकड़ी है यहाँ पे, ठीक है, और ये बहुत महंगी बिकती है। इस वजह से जो है इसकी जो है प्रोहिबिशन इसमें लिखा हुआ है, ये आपका इंडेंजर्ड लिस्ट में आती है इन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दैट इज IUCN की। और कॉस्टली भी होती है ना, बहुत सारे थ्रेट्स हैं, इसको खतरा है एक्सप्लॉयटेशन का, पुअर रीजनरेशन का। तो अभी ये मैंने बताया आपको कि इसकी मार्केट प्राइस बताऊं कितना है। टन के हिसाब से इस टिम्बर का करीब 80 लाख से 1 करोड़, है ना, मतलब 2 करोड़ रुपए तक भी जाता है। तो इस वजह से इसकी स्मगलिंग जो है वो बहुत तगड़े तरीके से यहाँ पे हो जाती है। चलिए खैर, अब हम लोग आगे बढ़े और अब बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया जो है वो यहाँ पे बना रहा है इस 1624 किलोमीटर लंबे बॉर्डर को यहाँ पे सील करने के लिए विद बर्मा। इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग टू सील इट्स 1624 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर विद बर्मा। अब बर्मा से कंफ्यूज मत करिएगा, म्यांमार का ही नाम पुराना बर्मा है। और इंडिया को ये उम्मीद है कि हम अपना ये क्रॉस बॉर्डर क्राइम जो है वो इससे रोक सकते हैं, जैसे गुड्स का, आर्म्स का, है ना, जैसे मैंने बताया आपको, काउंटरफीट इंडियन करेंसी की स्मगलिंग जो होती है, ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, इंसर्जेंसी होती है। और इंडियन आर्मी की जो यहाँ पे आसाम राइफल्स हैं, देखिए जो मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ जो भी बॉर्डर के बारे में, उसमें बता दी हूँ कि कौन सी सिक्योरिटी फोर्स वहां को गार्ड करती है। तो याद रखिएगा, इंडियन आर्मी की आसाम राइफल्स को यहाँ पे तैनात किया गया है बॉर्डर को गार्ड करने के लिए। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, अब क्या है, 9 जून की बात है, 9th ऑफ जून की बात है 2015 में इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी 2 लोकेशंस पे इंडो म्यांमार बॉर्डर की। और इनको ये था ना कि टेरर अटैक वगैरह होगा, इसके पहले ही यहाँ स्ट्राइक करी और अच्छा खासा डैमेज करा इन मिलिटेंट्स को इनके अटैक करने से पहले। इंडियन आर्मी का काउंटर अटैक आया यहाँ पे जो है 5 दिनों के बाद। जब ऐसा हुआ कब, जब यहाँ पे 18 ऑफ इट्स सोल्जर वर मैसेक्रेड। ये हमारे 18 जो है जवान शहीद हुए थे मणिपुर के चंडील डिस्ट्रिक्ट में मिलिटेंट्स के द्वारा, है ना, जो कि अलग अलग ग्रुप से थे। जैसे कि ये जो है ना, वहाँ पे तो यही चलता है, ये इसक मुइवा खापलांग ये सब वाला जो है, मैंने आपको नागालैंड सोशलिस्ट काउंसिल के बारे में बताया ही है। ठीक है, तो ये जो है NSCN खापलांग वाला ग्रुप और कांगली यवोल कन्ना लूप, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में KYKL बोलते हैं। तो भाई इनके काउंटर अटैक में फिर भाई इंडिया ने भी किया। अच्छा, आपको एक चीज़ बताऊं, यहाँ पे जो है जो आपका ये ग्रुप्स है ना, ये ग्रुप्स पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर रायता फैलाए हुए हैं अच्छी तरीके से। और खैर हमने इसके बारे में डिटेल से बहुत अच्छी तरीके से अपने पुराने चैप्टर्स में बात करी। अब तो खैर हम अंत की तरफ आ गए हैं, लेकिन हमने काफ़ी डिटेल में इनको पुराने पहले चैप्टर में डिस्कस कर लिया है। चलिए, इंडो म्यांमार का तो इतना ही इशू रहा। अब हम थोड़ा इंडो भूटान के बारे में समझते हैं। हमारा ऊपर का जो ये आसाम के ऊपर जो है टच करती है इसकी बाउंड्री, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है किंगडम ऑफ भूटान और रिपब्लिक ऑफ इंडिया के बीच में। दोस्तों, बॉर्डर हमारा जो है छोटा है इनके साथ में, 699 किलोमीटर लंबा है। और आसपास की इंडियन स्टेट्स जिसमें आसाम, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल जो है और सिक्किम, यहाँ पे जो है वो इससे बाउंड्री टच करता है। आप देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया और जो है असम हो गया, और राइट साइड में भी आप आएंगे तो आपको अरुणाचल प्रदेश भी दिखेगा। तो ये सारी स्टेट्स हमारी इंडिया की बाउंड्री को टच करती हैं भूटान के साथ में। अच्छा, ब्रिटेन के साथ में भूटान की एक ट्रीटी ऑफ पीस साइन हुई थी 1865 में। ठीक है, जिसने बॉर्डर को डिमार्केट कर दिया कि ये बॉर्डर रहेगा। अब जब भूटान वॉर हुई थी ना, तो उसके बाद ये साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ पीस।
अब बाउंड्री को और डिटेल में रिफाइन तरीके से किया गया 1973 से 84 के पीरियड में। काफ़ी बातचीत हुई भूटान और भारत के बीच में, और बाकी सारे जो डिस्प्यूट थे वो छोटे-छोटे थे, और जो कंसर्न पार्ट था बॉर्डर का अरुणाचल प्रदेश के साथ में और रीजन के साथ में बिटवीन द सरभंग एंड गेलेफुक, ये इसको लेके जो है वो थोड़े बहुत रिमेनिंग डिस्प्यूट्स थे। अब बॉर्डर जो था भूटान और इंडिया के बीच में, है ना, मतलब जो है भूटान और इंडिया के बीच में बॉर्डर जो है ये सिर्फ लैंड एक्सेस है, और ये लैंड से आप जा सकते हो, आप देख सकते हो जमीनी तौर पे, लैंड के तौर पे आप भूटान में जा सकते हो। क्यों? क्योंकि बॉर्डर जो चाइना के साथ में है वो कम्प्लीटली क्लोज है, और सिंगल एंट्री पॉइंट जो फॉरेन नेशनल्स होके जाते हैं बिटवीन द टाउन्स ऑफ जायगांव, जो कि जायगांव से होता है वेस्ट बंगाल से, और वहां का जो टाउन है वो है आपका फुन्स सोलिंग, साउथ वेस्ट भूटान में। तो यहीं से होके ही फॉरेन नेशनल भी जाते हैं। भारत की सरकार ने यहाँ पे कुछ 12 बटालियंस एसएसबी की, सशस्त्र सीमा बल, और यहाँ पे जो है तैनात कर रखी है। इसके अलावा मैं बताते चल रही हूँ, यहाँ पे जो भी हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं जिस भी बॉर्डर के साथ में, आई एम जस्ट टेलिंग यू, जैसे बीएसएफ का मैंने बताया, आईटीबीपी का बताया, सब कुछ मैंने बताया। अब ये असम राइफल्स का बताया, ऐसे एसएसबी का भी मैंने बता दी कहाँ कहाँ पे है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे 132 बॉर्डर पोस्ट है जो गार्ड करते हैं बॉर्डर को दोनों ही साइड से। ठीक है, यहाँ पे अच्छी तरह से, मतलब दोनों साइड से क्या, अपनी साइड से। अब यहाँ पे देखिए, जो बायलैटरल इंडिया और भूटान का ग्रुप बॉर्डर मैनेजमेंट है और सिक्योरिटी है, इसे एस्टैब्लिश किया गया था। यहाँ समझिए, द बायलैटरल इंडिया एंड भूटान ग्रुप बॉर्डर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी, इसे एस्टैब्लिश किया गया था ताकि दो मिलजुल के एक्सेस कर सकें और बॉर्डर को सिक्योर कर सकें दोनों ही देश। बॉर्डर को प्रॉपर डिमार्केट किया गया है, एक्सेप्ट जो चाइना के साथ ट्राई जंक्शन बनता है वहां पे, सिर्फ इस जगह पे नौटंकी है जहां पे बाउंड्री ओपन है दोस्तों। और रिसेंटली इंडिया ने हेल्प करा था मेंटेन करने में अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भूटान की, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा डोकलाम विवाद में बहुत नौटंकी हुई थी यहाँ पे। तो इसमें इंडिया ने काफ़ी जो है अपना जो है जोर दिखाया था, बहुत गर्मा गर्मी हो गई थी। अच्छा, डोकलाम रीजन इस जगह पे कहीं आपका पड़ जाएगा। चलिए, डोकलाम विवाद आपने देखा ही था कि कितना तेजी में बढ़ा था जब हाल फिलहाल इतना ये मामला गरमाया था हमारा और चाइना का। खैर, बॉर्डर हमेशा से शांत रहा है था टिल इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स, जब आए, ये केएलओ आए, उल्फा आया, इसके अलावा एनडीबीएफ आया, है ना, इन्होंने अपने कैंप इस्टेब्लिश कर दिए साउथ की डिस्ट्रिक्ट में भूटान के। और हालांकि इनको तो बाहर फेंक दिया गया था उठा के, लेकिन इसका फायदा उठा के, ओपन बॉर्डर का फायदा उठा के इन सारे इंसर्जेंट्स ने ये भूटान के अंदर छुपा बहुत सारे वहां पे जो है वो वसूली करी, मारपीट करी, बॉम्ब ब्लास्ट करे, स्मगलिंग करी, ट्रैफिकिंग करी, और लगातार बॉर्डर चाइनीज मेड गुड्स का इधर से उधर किया। भूटान कैनबीस है, लिकर है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये मेजर आइटम्स हैं जिनकी स्मगलिंग जो है वो इंडिया के अंदर की जाती है। और लाइफ स्टॉक, ग्रोसरी आइटम्स और फ्रूट्स भी स्मगल किया जाता है भूटान से इंडिया के अंदर। तो ये सब वजहें हैं, दिक्कतें हैं, पता नहीं इन लोगों को क्या मजा आती है अपना देश बर्बाद करने में, लालच में। खैर, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कोस्टल सिक्योरिटी एंड आइलैंड टेरिटरीज की दोस्तों। अब देखिए, वाटर चैनल्स ज्यादातर जो है वो इंटरकनेक्टेड है। आपको पता है समुद्र को ओशंस क्यों कहते हैं मालूम है? 7 समुद्र क्यों है, बाकी चीजों में क्यों नहीं होते? क्योंकि दुनिया का हर पानी आपस में मिला हुआ है, यही कहते हैं। नीचे से एक देखा जाए, जमीन के नीचे सब पानी आपस में मिला हुआ है, और इस वजह से कोस्ट लाइन जो होती है ना वो काफी पोरस है, यहाँ से कोई भी घुस सकता है। आपने देखा ही होगा हर जगह पे, अभी मुंबई अटैक में आपने देखा होगा, बहुत सारी ऐसी जगह है कि कोस्ट लाइन पोरस होती है, क्योंकि सब देश का पानी आपस में है मिला हुआ। और लैंड बाउंड्री हो तो हम चलो डिफाइन कर लें, समुद्र में बड़ा मुश्किल हो जाता है चीजों को मैनेज करना, काफी रिस्की है। क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, लोग घुस आते हैं, स्मगलिंग कर लेते हैं, आर्म्स और ड्रग ट्रैफिकिंग हो जाती है। और भारी मात्रा में मैंग्रोव फॉरेस्ट, सैंड बार्स और ऐसा आइलैंड्स जहाँ पे कोई रहता नहीं है अलोंग द कोस्ट, ये एक ऐसा इनके सबके लिए फायदेमंद हो जाता है क्रिमिनल्स के लिए जो घुसना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। पिछले कुछ सालों में जो सी का यूज है टेररिस्ट के द्वारा अटैक्स करने के लिए, वो देखने को मिला, चाहे वो 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट हो 1993 के, या नवंबर 2008, है ना, 26/11 के आपने 2008 में अटैक देखा हो मुंबई में। ये सब नया डायमेंशन देते हैं कि देखो भाई, कोस्ट लाइन जो है वो बहुत रिस्की है। हालांकि सरकार ने 26/11 के बाद बहुत सारे कदम उठाए इसको
मैनेज करने के लिए, लेकिन फिर भी हमें देखने को मिलता है। अब क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे देखने को बड़ी चीज़ें, जब बहुत सारे हाई वैल्यू टारगेट जैसे कि ऑयल रिफाइनरीज, एटॉमिक पावर प्लांट पे टारगेट, स्पेस स्टेशन पे, पोर्ट्स पे, नेवल बेसिस पे, इस कोस्ट लाइन के पास, सब पे टारगेट करा जाने की जो है संभावना थी, इस चीज़ का पता लगा। और यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें इसलिए भी उठती है क्योंकि हमारे कुछ ऐसे अभी नए जन्मजात खतरे भी हैं, जैसे टेररिस्ट अटैक वगैरह। ऐसे टारगेट जो हैं उससे क्या हो सकता है मालूम, अगर ये ऐसा कुछ करेंगे ना तो ये सिर्फ एक एरिया को नहीं, हो सकता है अगर हमारे किसी पावर प्लांट को, एटॉमिक पावर प्लांट को, किसी बड़ी चीज को अगर ये घात तक पहुंचा दे तो बड़े लेवल पे नुकसान कर सकते हैं ये। और आप देख ही रहे हैं, है ना, अब स्ट्रेइंग ऑफ बोथ इंडिया और पाकिस्तानी फिशरमैन। अब क्या होता क्या रहता है ना कि इंडिया और पाकिस्तान जो फिशरमैन है एक दूसरे की टेरिटरी वाटर में उधर चले गए तो अरेस्ट हुआ करता है, उधर चले गए तो हमारे उन्होंने पकड़ लिए, है ना, इधर उनके हमने पकड़ लिए, तो ये भी कंसर्न का कारण है। तो ये डर होता है ना, एटलीस्ट मान लो क्या हुआ कि फिशरमैन को, मछुआरों को पकड़ लिया और रिक्रूट, मान लो पाकिस्तान ने हमारे मछुआरों को पकड़ लिया, ठीक है, और भाई वो जाते ही फिशिंग करने, मान लो दूर तक चले गए, पकड़ लिया और पकड़ के अपने इस आईएसआई में, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस में भर्ती कर लिया मान लो, हाँ, और उसके बाद ऐसे छोड़ा और अपने एजेंट्स के तौर पे यूज करा उन्हें इंडिया के अगेंस्ट, ठीक है, इनकी बोट्स का भी यूज कर लिया और उन्हीं की बोट्स से आर्म्स वगैरह पहुंचा दी, एक्सप्लोसिव पहुंचा दिए और ये प्रॉपर इंडिया के अंदर ऑपरेट करने लगे। तो ये भी तो हो सकता है ना, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। हालांकि सारी बोट्स जो है वो इंडिया में बनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर इंडिया का है, तो इसमें इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस जो है ये क्या करेंगी, कहेंगी चलो छोड़ो इंडिया की, ये क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से ये कोस्ट गार्ड इनको छोड़ देते हैं, है ना, कोस्ट गार्ड ऑफ द कुबेर जो कि वेसल है इन विच, ऐसे ही हुआ था मालूम है, हुआ क्या था कि जो कुबेर है, कुबेर में ही आए थे जो नवंबर 2008 की जो टेररिस्ट घुसकर आए थे, है ना, तो इन्होंने ऐसे ही फायदा उठाया था। खैर, अब लोकेशन इन आइलैंड टेरिटरीज की, ये ही वजह है इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन का साउथ ईस्ट एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज के साथ साथ, इसके साथ साथ अच्छा खासा डिस्टेंस है मेन लैंड से। इससे क्या होता है ना, रिस्क बड़ा पैदा हो जाता है। अब देखिए ना कैसे इस तरीके से हमारी जो बनती है, दूर दूर तक कुछ है नहीं, श्रीलंका वगैरह की बात नहीं करें, छोटे आइलैंड्स की बात नहीं करें। और पिछले कुछ सालों में इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने यह भी सजेस्ट करा है कि बहुत सारे ऐसे आइलैंड जहाँ कोई नहीं रहता उसे टेररिस्ट ग्रुप मिसयूज करते हैं, क्रिमिनल गैंग्स मिसयूज करते हैं और वहीं आके रुकते हैं, वहीं से स्मगलिंग और नारकोटिक्स की वहां से वहां करते हैं। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस इंडिया के आसपास में, है ना, कंट्रीज में सिक्योरिटी सिनेरियो क्रिएट करती है। जैसे अभी आपने देखा कि श्रीलंका के अंदर चूंकि ये फंसा हुआ है चाइना के डेप्ट ट्रैप में, तो वहां की देखो शिप आके खड़ी होके हमारी निगरानी रख रही थी, वो तो इंडिया अब जो है समझदार हो गया, पहले की तरह नहीं रह गया। खैर, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को भी काफी बड़ी मात्रा में देखा गया है, जहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेश से आते हैं, श्रीलंका, तमिल्स, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया से काफी इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं। इसके अलावा इंडियन ओशन जो है वहां पे भी बहुत सारी राइवलरीज हैं बड़ी बड़ी पावर्स के बीच में, खासकर एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स के बीच में। और ये हम देख रहे हैं कि आजकल इंडियन ओशन में दबदबा बनाने की चाइना बहुत कोशिश कर रहा है। हर एक इस हिंद महासागर के अंदर जो है वो बड़े बड़े देश कोशिश कर रहे हैं कि हम दबदबा बनाएं, ताकि भाई हर तरफ से हम हर आइलैंड्स को, इंडिया को घेर सकें, ऐसा चाइना वगैरह तो देखने को मिलता है। तो अब बात आती है क्या चैलेंजेस हैं हमारे बॉर्डर को मैनेज करने में। देखो दोस्तों, सीधी सीधी बात अगर मैं आपको बताऊं तो चैलेंज के अंदर क्या होता है कि पहली चीज तो भाई यहाँ पे सबसे पहले सामने चैलेंज आता है हमारा कि यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को मेंटेन रखना, सोवरेनिटी को यहाँ पे अपहोल्ड करना, मेंटेन रखना। देखो कभी कहते हैं कि जिसने भी हल्ट करा इंडिया की सोवरेनिटी को, देश की, भाई उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उसके बाद टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को डिफेंड करके रखना, इसके साथ प्रिवेंट करना कि बाहर से कोई इलीगल मूवमेंट ना हो जाए, बॉर्डर के पास कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो जाए। एक सेंस सेफ्टी का लोगों के दिमाग में रखना जो बॉर्डर एरियाज के पास रहते हैं, हाँ, आज़ादी हो उनके पास में, उनको भी डर ना लगे कि अरे यार कहीं हम मार ना दिए जाए। उसके बाद ट्रैफिकिंग को हर तरह की, चाहे वो आर्म्स हो, ह्यूमंस हो, हर तरह की ट्रैफिकिंग को जो है प्रॉपर जो है चेक करना। इसके अलावा ट्रैफिकिंग को जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स के होते हैं उसे कंट्रोल करना, और स्मगलिंग जो गुड्स की है जैसे कैटल की, गोल्ड वगैरह की, इसे यहाँ प्रिवेंट करना। अरे मैं कल देख रही थी बंदे ने ट्रिमर के अंदर गोल्ड रख रखा था। भाई क्या चाहिए, मतलब क्या ही कर रहे हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं और आपको एक चीज बताते हैं कि क्या टेक्निक हो सकती है जिससे एक अच्छा बॉर्डर मैनेजमेंट किया जा सकता है।
दोस्तों एक तो बड़ी बात कि भैया हम ऐसे फेंस बिल्ड कर दें, है ना, और इसमें बड़ी बड़ी सी फ्लड लाइट्स लगी हों, दिखता रहे सब। एक अच्छा बीओपीस करें, ठीक है, बॉर्डर आउटपोस्ट हमारे पास हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, जैसे रोड वगैरह बढ़िया हो, प्रॉपर पेट्रोलिंग हो पाएगी, अच्छी पेट्रोलिंग हो, ऑब्जर्वेशन पोस्ट टावर्स हो, और ये नाका, मचान जिसे कहते हैं, इसे प्रॉपर बिल्ड करें। सिक्योरिटी फोर्सेस के पास नाइट विजन टेक्नोलॉजी हो, रात में भी वो चीज़ों को देख सकें। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा लगा हो, थर्मल इमेजिंग इक्विपमेंट हो कि भैया कोई आया, अगर बंदा आया सारा, तो तुरंत उसकी फोटो वोटो खिंच जाए, पता चल जाए। तो ये जो कुछ कर सकते हैं। अब इसके साथ एक चीज आपको बताती हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। तो हुआ क्या कि जो पठानकोट में टेररिस्ट अटैक हुए, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक सैंक्शन करा कि हम अब इम्प्लीमेंट करते हैं इस CIBMS को, क्या आप स्टैब्लिश करिए इंटीग्रेटेड बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम को, है ना, जिसमें क्या हो कि ऑल राउंड सिक्योरिटी दी जाए हर तरह से, इवन चाहे जितनी भी खराब से खराब क्लाइमेटिक कंडीशन क्यों ना हो, लेकिन उस समय जो है वो प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए। ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ कि जो CIBMS था, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, इसे कहा गया एज अ रूट रोबस्ट। ये है जो प्रॉपर ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर प्रॉपर कैपेबिलिटी है कि जो भी आज के सिस्टम में बॉर्डर सिक्योरिटी की दिक्कत है वो सब ये फिल करे, और ह्यूमन रिसोर्सेज को, वेपन्स को, हाई टेक सर्विलांस इक्विपमेंट को सब एक साथ मैच करके एक बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट निकाल के लाए, ताकि अच्छे से सिक्योरिटी मैनेज हो सके। इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स आते हैं। पहला आता है न्यू हाई टेक सर्विलांस। ये क्या है? ऐसे डिवाइसेस जिसमें सेंसर लगा हो, प्रॉपर डिटेक्टर लगा हो, प्रॉपर कैमरा लगा हो, प्रॉपर ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम हो, माइक्रो एरोसेट स्टेट्स हो, लेजर्स हो, एज वेल एज अभी एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट फॉर राउंड द क्लॉक, पूरी तरह से सर्विलांस मिल सके, इंटरनेशनल बॉर्डर पे सारी इंफॉर्मेशन, सबका आता पता सब मिल सके, ऐसा एक हाईटेक टेक्नोलॉजी की जरूरत है। तो एक न्यू हाईटेक सर्विलांस। दूसरा क्या है? एक एफिशिएंट और डेडिकेटेड कम्युनिकेशन नेटवर्क, एक अच्छा डेडिकेटेड कम्युनिकेशन नेटवर्क जिसमें फायर ऑप्टिक नेटवर्क्स आए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन आए, ताकि डेटा जो भी इकट्ठा किया गया है इन भारी मात्रा में हाई टेक सर्विलांस के द्वारा, जो भी गैदर हुआ है वो इधर से उधर तुरंत ट्रांसफर हो सके, और डिटेक्शन डिवाइसेस या जो भी इसके माध्यम से डेटा मिला है वो तुरंत ट्रांसमिट हो सके। और तीसरी चीज क्या है कि कमांड और कंट्रोल सेंटर, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, है ना, टू विच डेटा विल बी ट्रांसमिटेड। जो भी डेटा वहां इकट्ठा हुआ ना, वो फटाफट से ट्रांसफर हो, इन सेंटर्स में फटाफट से ट्रांसफर हो, ताकि सीनियर कमांडर इसको देखें क्या हो रहा है ऑन ग्राउंड, और जो भी है पूरी प्रॉपर पिक्चर देखें इंटरनेशनल बॉर्डर पे, और तुरंत कदम उठाएं। तो अगर इस तरीके से चीजें मिलेंगी ना सीनियर कमांडर्स को, तो प्रॉपर क्लासीफाई करेंगे, जो भी खतरा है उसको समझेंगे, और तुरंत यहाँ पे फील्ड कमांडर को यहाँ पे बताएंगे कि आपको तुरंत कैसे रिस्पॉन्स करना है। तो ये जो CIBMS का पर्पस है ना, ये इवेंचुअली जो मैनुअल सर्विलांस जैसे पेट्रोलिंग लोग करते थे, है ना, सिक्योरिटी फोर्सेस इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे, और जनाब क्या हो रहा है, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को ये रिप्लेस करेगा। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है, और BSF के पर्सनल को ऑर्गेनाइज करेगा कि वो फटाफट से, मतलब अब ये सिर्फ इसी तक तो सीमित ना रहे, फटाफट से अपनी टीम्स को तैयार करें, और जैसे ही पता चला तुरंत ही जो है वो उसके लिए इन्होंने रिएक्ट कर दिया, एक्शन ले लिया। कुछ दूसरे फैक्टर्स जैसे कि पावर बैकअप होना चाहिए, BSF पर्सनल की प्रॉपर ट्रेनिंग हो कि वो ऐसे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट को हैंडल कर सकें। अब ऐसा ना हो पकड़ा दिए, चलाने ही नहीं आता है, मेंटेनेंस प्रॉपर हो इक्विपमेंट की। ये सब कुछ इस CIBMS प्रोजेक्ट के अंदर डाला गया। इस हाईटेक इक्विपमेंट का यूज एक इंटीग्रेटेड इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट के तौर पे बॉर्डर सिक्योरिटी में इसे अलग अलग कंट्रीज में एक्सपेरिमेंट करा गया है। बहुत सारे, इनमें से यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, है ना, इन्होंने भी ट्राई करा है हाईटेक सोल्यूशंस को अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए, बट मिक्स रिजल्ट्स देखने को मिले। अब ट्राई तो करना ही है, आगे तो जो भाई टेक्नोलॉजी का ही ज़माना है, बिना टेक्नोलॉजी के तो कुछ होना नहीं है। चलो बहरहाल एक काम करते हैं, इसको इतने ही रखते हैं इस चैप्टर को, और अब हम कारगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट्स एंड इट्स ऑब्जर्वेशन एंड बॉर्डर मैनेजमेंट को नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे। अदरवाइज ये हो जाएगा लंबा चौड़ा और आपके लिए हो जाएगा बहुत ज़्यादा मुश्किल पढ़ना, तो ऐसा नहीं करेंगे हम, और थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पार्ट्स रखते हैं ताकि आपको समझ में आए, एक बड़ा और एक छोटा हो जाता है। तो ठीक है, कैसा लगा लेक्चर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।